नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। शुरुआत करते हैं 3 बजे के 3 बड़ी खबरों की। यूपी में मोदी और योगी का जादू अभी भी बरकरार है। डबल इंजन की सरकार पर लोगों का भरोसा है। ये हम नहीं, इस खबर को जानेंगे तो आप भी पूरी हकीकत को समझ जाएंगे। देखिए एक खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनावों में बीजेपी की शानदार जीत हुई है। वैसे बीजेपी की जीत से ज्यादा चर्चा समाजवादी पार्टी की हार की है, क्योंकि आजमगढ़ और रामपुर सीट समाजवादी का गढ़ मानी जाती है, लेकिन बीजेपी ने दोनों सीटों पर जीत हासिल कर ली है। जिस रामपुर को आजम खान का सबसे सुरक्षित जिला माना जाता था, उस पर बीजेपी का कब्जा हो गया है। जिस आजमगढ़ को यादव परिवार का गढ़ माना जाता था, वो तो ढह गया है। अब बीजेपी के आगे न आजम खान का गढ़ रामपुर बचा है और न ही आजमगढ़ में सपा अपना वर्चस्व बचा पाई है। दोनों ही लोकसभा सीटें बीजेपी जीतने में कामयाब रही। रामपुर में घनश्याम सिंह लोधी और आजमगढ़ में दिनेश लाल यादव नेरुआ ने जीत दर्ज की है। वहीं आजमगढ़ में बसपा प्रत्याशी शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली भले ही तीसरे नंबर पर रहे, लेकिन बसपा प्रमुख मायावती का दलित मुस्लिम फॉर्मूला यहां कारगर दिखाई दिया। मायावती ने इस सियासी प्रोग्राम को लेकर आगे भी चलने के संकेत दे दिए हैं, जो सपा प्रमुख अखिलेश यादव के लिए भी भविष्य की राहें कठिन कर सकता है। रामपुर लोकसभा सीट पर मायावती ने अपने प्रत्याशी नहीं उतारा था, जबकि आजमगढ़ सीट पर बसपा ने गुड्डू जमाली को कैंडिडेट बनाया था। आजमगढ़ में बीजेपी प्रत्याशी दिनेश लाल यादव उर्फ नेरुआ को 3,12,768 वोट मिले हैं। सपा के धर्मेंद्र यादव को 3,04,079 वोट मिले, तो बसपा के गुड्डू जमाली को 2,66,210 मत मिले। बीजेपी 8,669 वोट से जीत दर्ज करने में जरूर कामयाब रही, लेकिन आजमगढ़ की हार ने सपा को टेंशन में डाल दिया है, तो बसपा अपने पुराने जनाधार को वापस पाने से खुश है। इस चुनाव में सबसे अहम रोल बसपा का रहा। कैसे, हम आपको बताते हैं। हार कर भी जो जीत जाए उसे मायावती कहते हैं। सपा उपचुनाव के दौरान बसपा को रेस से बाहर बता रही थी और बसपा को बीजेपी की बी टीम कहती रही। इसके बावजूद मुस्लिमों के वोट सपा से ज्यादा बसपा के उम्मीदवार के पक्ष में पड़े, तो दलित वोट भी मजबूती से जुड़ा रहा। उपचुनाव नतीजे के आंकड़े भी बता रहे हैं कि बसपा का वोट विधानसभा चुनाव की तुलना में बढ़ा, तो 2014 के लोकसभा चुनाव में मिले वोट के बराबर है। 2014 में गुड्डू जमाली को 27% वोट मिले थे, जबकि 2022 उपचुनाव में बसपा को 29.27% वोट मिले हैं। बसपा भले ही विधानसभा चुनाव में बुरी तरह से पस्त हो गई हो, पर लोकसभा चुनाव में उसका वोट प्रतिशत अभी भी कम नहीं हुआ है। उपचुनाव में मायावती ने आजमगढ़ में जाकर रैली नहीं की, पर वो वहां बार बार सोशल मीडिया के जरिए अपील करती रही। वो खास तौर पर मुस्लिमों को ये समझाने की कोशिश करती रही है कि यदि मुस्लिम और दलित वोट एक हो जाए तो बीजेपी को हराया जा सकता है। विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद से ही मायावती लगातार दलित मुस्लिम पर फोकस कर रही है। आजमगढ़ उपचुनाव में मुस्लिम वोट सपा और बसपा के बीच बट गए। 2019 में लोकसभा चुनाव में सपा और बसपा मिलकर लड़ी थी, लेकिन अब की बार उपचुनावों में मायावती का मुस्लिम कार्ड सफल रहा। आजमगढ़ में सपा की हार ने सपा मुखिया अखिलेश यादव के लिए दोहरी चोट दी है। सपा ने न तो अपनी परंपरागत सीट बचा सकी और न ही मुस्लिम यादव वोट बैंक को सहेज सकी है। 2024 से पहले आजमगढ़ और रामपुर से मिली हार ने सपा को बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया है, तो आजमगढ़ में मुस्लिम वोटों के बिखराव ने अखिलेश यादव की भी चिंता को बढ़ा दिया है। विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोटर्स के खोए समर्थन की वापसी के लिए बसपा प्रमुख मायावती का आजमगढ़ उपचुनाव में किया गया सियासी प्रोग्राम सफल रहा। बसपा सोशल इंजीनियरिंग के ब्राह्मण दलित फॉर्मूले को छोड़कर दलित मुस्लिम सियासत पर लौटती हुई दिखाई दी।
गुड्डू जमाली ने मायावती के फैसले को अमली जामा पहनकर 2024 में इस दिशा में आगे बढ़ने के संकेत दे दिए हैं, जो सपा के लिए आगे की राह कठिन कर सकती है। अब आगे आने वाले चुनावों में क्या होता है, ये देखने वाली बात होगी। अब चुनाव में बीजेपी की जीत हुई है, वहीं सपा की करारी हार देखने को मिली, क्योंकि सपा की गढ़ में बीजेपी ने सेंध लगाई है। अब हार पर सियासी तीर पर जमकर चल रहे हैं। शिवपाल यादव और असदुद्दीन ओवैसी ने भी अखिलेश यादव पर करारा प्रहार किया है। क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। वैसे तो देखिए, जो जनता ने जनादेश दिया है तो उसको सबको स्वीकार करना चाहिए। अब स्वीकार करें सब लोग। आजमगढ़ और रामपुर जैसे अब सब स्वीकार कर लो, सब स्वीकार कर लेंगे, सबको पता है। चलिए ठीक। आपके अनुभव का ही फायदा नहीं उठाया गया, आपको भी नहीं बुलाया गया, अखिलेश भी नहीं पहुंचे थे, इसलिए से फायदा क्या चुना? इस पर मुझे कोई कमेंट नहीं करना, किसी पे नहीं करना है। अब देख ही रहे थे, हम तो शांत थे चुनाव। आजमगढ़ में जब सपा की सारी सीटें की विधानसभा में इस बार बिल्कुल कहीं ना कहीं ऐसा मान रहे थे कि मायावती की वजह से भी ऐसा। अब ये सब देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, तो अपने अपने स्वीकार करो। नतीजा बहुत कम वोटों से हारा है, आरोप अब सबको पता है, सबको हार जीत को सब स्वीकार करें। धन्यवाद। देखिए, रामपुर और आजमगढ़ पार्लियामेंट के जो बाई इलेक्शन के नतीजे आए, उससे एक बात साफ जाहिर होती है कि समाजवादी पार्टी में ना तो काबिलियत है ना अहलियत है बीजेपी को शिकस्त देने के लिए। और मैं उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक समाज, दलित और मुसलमानों से, और ख़ास तौर से हिंदी हार्टलैंड के मुसलमानों से अपील करूंगा कि वो अपने वोट को ज़ाय ना होने दें और ऐसे निकम्मी पार्टियों का साथ ना दें जो बीजेपी को हरा नहीं सकते। वो सिर्फ आपको धोखा देकर आपका वोट हासिल कर लेते हैं और नतीजा ये निकलता है कि बीजेपी जीत जाती है। अब जब आजमगढ़ में 2019 के पार्लियामेंट के चुनाव में अखिलेश यादव ने 1,60,000 की मेजॉरिटी से उस पार्लियामेंट सीट को जीता था, अब आप हार जाते हैं 8,000 वोट से। कौन जिम्मेदार है इसका? तो इससे बात साफ जाहिर हो रही है कि समाजवादी पार्टी में ना काबिलियत है, ना अहलियत है, ना ताकत है कि वो भाजपा को शिकस्त दे सके। इसीलिए हम अपील करते हैं ख़ास तौर से मुसलमानों से कि अपने वोट को ज़ाय होने ना दें। और दूसरी बात यह है कि अब ये 2 आजमगढ़ और रामपुर की पार्लियामेंट सीट से बीजेपी जीत गई, कौन जिम्मेदार है इसका? किसको आप बोलेंगे कि बी टीम, सी टीम, डी टीम, ई टीम बोलेंगे? किसको वोट कटवा बोलेंगे? महाराष्ट्र में वहां पर शिवसेना के 40 विधायक भाग गए, किसको जिम्मेदार करार देंगे वहां पर आप? इसीलिए हम कह रहे हैं कि वो जो लोग ये सब बातें करते हैं, मुसलमानों को खास तौर से सोचना चाहिए कि वो अपने वोट का सही इस्तेमाल करें, अपनी एक आजाद इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल लीडरशिप को बनाएं, और उसकी जरूरत है आज भारत में। जैसा आपको बी टीम का कहा जाता है, तो बस ये थे बी टीम, आप तो खुश होंगे फिर इस रिजल्ट से? नहीं, मुझे इस बात की तकलीफ है कि भाजपा जीत गई, यकीनन मुझे तकलीफ है, और मुझे पहले से अंदाजा था। बल्कि जो मीडिया के जानकार लोग हैं जो हमसे ऑफ द रिकॉर्ड बात किए थे, हमसे कह रहे थे कि नहीं हो पाएगा, समाजवादी पार्टी से नहीं जीत पाएंगे। इतना अहंकार अखिलेश यादव का कि जिस पार्लियामेंट सीट से उनके पिताजी एमपी थे, फिर वो बने, आप वहां पर जाते भी नहीं लोगों को बताने के लिए कि वो क्यों इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं। इतना अहंकार। यकीनन हमको तकलीफ है कि भाजपा जीत रही है, मगर भारत के और खास तौर से उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से अपील करें कि अपनी सियासी पहचान को बनाएं, अपने मुकद्दर के फैसले खुद करेंगे आप। वरना आप इसी तरह होगा कि भाई पहले मुलायम सिंह, फिर अखिलेश, अब उनके चचाजाद भाई, अब दोबारा कौन आएगा? पर गुड्डू जमाली को वोट देते तो क्या हो जाता कि आसमान गिर जाता, और यादव वोट खुद डिवाइड हो गया वहां पर।
और आप मुसलमानों को बोलते हैं कि अरे भाजपा को हराना है। अरे भाई, आप नहीं हरा पाएंगे भाजपा को। हम ये बात विधानसभा के चुनाव में कह चुके हैं। मार्च में उसी पार्लियामेंट के क्षेत्र में आपने 4 या 5 विधानसभा जीती, आज आप हार गए। आप ये कहना चाहते हैं कि ये बीजेपी की जीत नहीं, अखिलेश के अहंकार की हार? दोनों भी है, दोनों भी। देखिए, बीजेपी भाजपा जीत रही इसलिए रही है क्योंकि इन पार्टीज में ना काबिलियत है, ना अहलियत है, ना वो करेज ऑफ कन्विक्शन जो बोलते हैं अंग्रेजी में, ना इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी को वो भाजपा को हरा पाएंगे। इसीलिए तो भाजपा जीत रही है। और मुसलमानों को डराकर, फुसलाकर और ये बताना चाहते हैं कि मुसलमान का गुलाम है। आप बताइए कैसे जीत गए वहां पर भाजपा? ये मेरा सवाल उन लोगों से जो मुझ पर उंगलियां उठाते हैं, आप बताइए कौन जिम्मेदार है उसका? Sir, about UP by-election. Well, the recent result of the by-election of Rampur and Azamgarh Parliament constituency clearly tells us once again that the Samajwadi Party neither has the capability and the capacity and the integrity to defeat BJP. And I would request the minorities and Dalits, especially the Muslims, to please look at this result. They must now try to establish their own independent political leadership. Do not waste your vote. By creating your own independent political leadership, you will be solving your problems. There will be someone to fight and ask when your houses are being demolished for no reason whatsoever, when your young children are being beaten up black and blue in a police station. There is no one to ask. So this Muslims are not servants or ghulams of the so-called secular parties. And that is why we see that Samajwadi Party could not defeat BJP in Azamgarh and in Rampur. In Azamgarh in 2019, Mr. Akhilesh Yadav won with a majority of nearly 1,60,000 votes. Now you lose with 6,000 votes. It is very unfortunate that BJP has won. It has won because the Samajwadi Party and the so-called secular parties are no match for BJP, and it is high time that the Muslims should now work hard to create their own independent political leadership, which is the need of the hour. Our houses are being demolished for no reason whatsoever. Our young children are being beaten up black and blue in police custody. So this is very important, and someone must stand up and raise these questions, which these secular parties will never raise this question. And the last important point, now who will be blamed for the victory of BJP? I did not contest over there. My party did not contest. You have made false allegations against me. This is the proof which I have been saying, that these so-called secular parties, Samajwadi Party, cannot defeat BJP. Now you have some Shiv Sena's 40 MLAs joining BJP. Who's responsible for that? So these are the things which I hope that the Dalits and the minorities, especially the Muslims, would apply their mind and find answer to this important question, which is to create their own independent. वहीं आपको बता दें कि उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं। बीजेपी ने दोनों सीटों पर जीत दर्ज की है। अब इस जीत के बाद आजम खां और योगी आदित्यनाथ की प्रतिक्रिया देखने को मिली है। क्या कुछ कहा है ये आपको सुनाते हैं। 2 सीटों पर लोकसभा के उपचुनाव हुए हैं और इन दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने आजमगढ़ में से दिनेश लाल यादव निरोड़ा, जो भोजपुरी के एक लोकप्रिय कलाकार हैं, उन्होंने वहां विजयी प्राप्त की है। और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के रामपुर लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी श्री घनश्याम सिंह लोधी ने रामपुर इस सीट पर विजयश्री प्राप्त की है। ये दोनों चुनाव के परिणाम भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी जी के और भारतीय जनता पार्टी के सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबका विकास, इन सभी को लेकर के चलने की जो भारतीय जनता पार्टी की घोषित नीति रही है, कि हमने सबका साथ भी लिया, सबका विकास भी किया
सबका साथ और सबके विकास के माध्यम से सबके विश्वास को अर्जित भी किया। ये जनादेश उस विश्वास का प्रतीक है और सबके प्रयास से उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को देश के समृद्धतम राज्यों में स्थापित करेंगे। यह जो संकल्प और जो विजन प्रधानमंत्री मोदी जी का है, उस पर जनता जनार्दन की ये मोहर है। आज के इस चुनाव ने एक बार फिर से प्रदेश के दंभी नकारात्मक सोच और अपनी विध्वंसात्मक गतिविधियों के लिए कुख्यात ताकतों को और परिवारवादी ताकतों को एक बार फिर से हमें बहुत सी आयातें गुजारी हैं आपको उजाला देने के लिए। हमने आपकी खुशियों के लिए अपनी मुस्कुराहटों का स्वागत कर दिया, लेकिन आपको कहीं शर्मिंदा नहीं होने दिया। आप ऐसा ही करेंगे और इसी की हम आपसे उम्मीद करते हैं। बहुत मैं कार्रवाइयां करता रहता था, लेकिन पिछले दिनों मुझे ये मशवरे दिए जाते रहे कि अब बहुत कुछ बदल गया है, कार्रवाइयां न की जाए। लेकिन कार्रवाइयां सब नहीं है। अगर नासूर शरीर में हो जाएगा तो उसे निकालना जरूरी है। मर जाएगा या तो अपनी मौत का इंतजाम करो या अपने शरीर में लगे हुए नासूर को इलाज बना। आपको मुबारक। ये आपकी जीत को हार में बदला गया है, लेकिन आपको मुबारक जो भी है उन लोगों को जिन्होंने हाथ मारा है और लोग मारा है, हाथ तोड़ दिए। पहली बार ऐसा हुआ कि यहाँ औरतें बैठी हैं और बड़ी तादाद में बैठी थाने में चली गई है, बंद की। एक मखसूस तहजीब का जिला है, इस जिले की तहजीब को बर्बाद कर दिया गया। इस जिले की तहजीब को पुलिस के बूटों के तले बसा गया है, पूरी तरह से मसला धोखा दिया है। यहाँ के अधिकारियों ने हमसे ये वादा किया कि बहुत प्रबंध चुनाव कौन आदमी से बात कर रही है। आखिर ग्रहण किए जा रहे हैं, भरोसे के रिश्ते खत्म हो गए। इस टूटे हुए भरोसे में हम लोकतंत्र की कितने हिस्सेदार रहेगी तो हमें भी तय करना है। अगर हमारे वोट की ये ना कदरी है और इतना हम शरीर किए जाएंगे तो हमें भी कुछ सोचने का हक है कि क्या हम अपने वोट का इस्तेमाल करें, ये न करें। और ये भी हक है हमें कि हमारे नहीं तो पहले इस बात का मुताला नहीं करें कि अगर मुसलमानों से इतनी ही इतना है तो उन्हें वोट के अधिकार से वंचित कर दिया जाए। अगर हमारा वोट की शिकायत और तकलीफ का बायस है और ये समझा जाता है कि हमारी वजह से कोई व्यवस्था बदल सकती है और उसको रोकने के लिए हमारे ऊपर सितम के पहाड़ मेरे पर नहीं, उन गरीब कमजोर लोगों पर सितम के पहाड़ तोड़े जाते हैं, तो एक बार इसका भी गौर किया जाना चाहिए कि हम इस व्यवस्था के हिस्सेदार रखे जाए या न रखे। ये सब फैसला होगा, लेकिन हमें इसके बारे में सोचना जरूर होगा कि हम अगर उसके हिस्सेदार रहेंगे तो उसके लिए क्या यकीन दहानी होगी, और अगर वो यकीन दहानी नहीं होती है और ये जुल्म बर्बादियत पूरे मुल्क में जारी रहता है तो फिर आगे हम कब तक इसे बर्दाश्त कर पाएंगे। हमें नंबर 2 का शहरी बना दिया गया, हमने मान दिया। यही तो चाहते थे कि हम अपने आप को नंबर 2 का शहरी मान के सम्मान दिया। हम तो अपने आंसू भी नहीं निकलते देते, चश्मा लगाकर उसे पहुंचते थे। अब तक दर्द भी बयान नहीं करते कि कहीं दीवारें तो सुन रही हो उसकी शिकायत न कर दी जाए, कहीं हमारा दाया बाजू बाएं बाजू से शिकायत न करते, कहीं हमारा यही शरीर हमारे साथ कुछ दगा न। इस कदर हम टूट गए हैं अपने अंदर, लेकिन टूटा हुआ शरीर भी लोकतंत्र की हिफाजत के लिए तक खड़ा रहा है। अगर इसे खड़ा रखना है तो मुल्क के सभी लोगों को इस सबसे बड़ी अहमियत के बारे में जो हिंदुस्तान की दूसरी आबादी है इसके बारे में सोचना चाहिए। तो मैं इसको
गुनाह की सजा है कि यहाँ कुछ ऐसे लोग भी रहते हैं। आपको भी ये रास्ता अपनी कोशिशों में इजाफा करना है, अपनी ताकत को और मजबूत करना है, जरूरत की लोग जो हाथ से हमसे दूर हो रहे हैं उन्हें करीब करना है। लेकिन हम ये इल्जाम लगा कहां सकते हैं कि कोई दूर हुआ है, जो हो ही नहीं जाते कि और इसी पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ गेस्ट मौजूद है। बीजेपी से हमारे साथ अनिल मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ समाजवादी पार्टी से अनुराग निगम जी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। अनिल मिश्रा जी, आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से देखा जा सकता है कि आजमगढ़ और रामपुर में एक बड़ी जीत जो है वो दर्ज की है भारतीय जनता पार्टी ने, और उसके बाद कई तरह के जो बयान है वो सामने आ रहे हैं। अभी आपने सुना कि आजम खान का भी बयान सामने निकल कर आया जिसमें ये बातें कही गई हैं कि लोकतंत्र पर ठोकतंत्र भारी है। कई तरह के ऐसे जो बयान हैं वो भी सामने आकर निकल रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? आप सभी को, पैनल को नमस्कार करते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि मोहम्मद आजम खान साहब का जो बयान है वो उनकी हताशा और उनकी निराशा और हार के बाद स्वाभाविक जो उनकी पीड़ा है वो उसमें इनका बयान निकला है जो कतई सही नहीं है। और लोकतंत्र में हार को स्वीकार करना चाहिए। इस जनता ने उनको जिताया, एक नेता को जनता जिताती है बार बार, फिर वही जनता हराती है। कोई भी विधायक, कोई भी सांसद, कोई भी सीट हो, वहां एक बार कोई व्यक्ति चुनाव जीतता है, फिर हारता है, फिर जीतता है, फिर हारता है। ये जनता जनार्दन है, हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है। यही भारत का, विश्व का महानतम लोकतंत्र है। जनता वोट की ताकत से चुनती है, बनाती है, बिगाड़ती है। इस बात को मोहम्मद आजम खान साहब स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। वो एक मोनोपोली चलाना चाहते हैं कि हम जो चाहें वही सही। रामपुर मतलब आजम खान कहते हैं, बार बार कहते हैं हमारा शहर, मैं रामपुर मेरा, मतलब सब कुछ रामपुर केवल और केवल वहां के नागरिकों का ना होकर के आजम खान का हो गया है। जो ये उनकी मानसिकता है, ये बहुत ही दूषित, बहुत गंदी मानसिकता है। वहां के नागरिकों ने जो निर्णय लिया है मतदाताओं ने, मैं उनका स्वागत करता हूँ। डबल इंजन की सरकार की मजबूती और सबका साथ सबके विकास पर जनता की मुहर है, जो भाजपा की विजय है, भाजपा प्रत्याशी की विजय है। और मैं सभी भाजपा के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को धन्यवाद ज्ञापित। ठीक है, ठीक है अनिल मिश्रा जी। अनुराग निगम में हमारे साथ जुड़े हुए अनुराग निगम जी, अब जिस तरीके से एक बड़ी हार का सामना यहाँ पर समाजवादी पार्टी को करना पड़ा, क्योंकि जिस तरीके से कहा भी जाता है कि आजमगढ़ और रामपुर में ऐतिहासिक जीत जो है वो हमेशा से ही दर्ज की करती हुई नजर आई है समाजवादी पार्टी, लेकिन इस बार जो है वो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीत हासिल कर ली। और सीएम योगी आदित्यनाथ का भी यहाँ पर बयान सामने आया जहां पर यही बात भी कही है सीएम योगी आदित्यनाथ ने कि परिवारवादी ताकतों को जनता ने स्पष्ट संदेश जो है वो दिया है। अनुराग निगम जी जी, अनुराग निगम जी आपका ऑडियो म्यूट है, उससे पहले अनम्यूट कर लीजिए। अनुराग निगम जी अनुराग निगम जी आपको आवाज आ रही मैम? जी जी, आपको आवाज आ रही है? जी जी अनुराग मैम देखिए आपने कैसे लोकतंत्र की हत्या की गई है। यहाँ पर बूथ पे जहाँ पर टोटल लोकसभा में 17 लाख वोट होने चाहिए थे, वहां 7 लाख वोट पड़ रहे हैं। इतने अच्छे मौसम होने के बाद पुलिस प्रशासन का जो एक दबाव था वहां पर जनता के ऊपर, जो भी मतलब मुस्लिम बहुल क्षेत्र थे वहां पर पुलिसों ने वहां के कार्यकर्ताओं को पहले उठा के वहां बंद कर दिया था। वहां पर वोट डालने का अधिकार दिया नहीं गया। ये एक बहुत बड़ा हनन है वहां के लोगों के साथ। आप देखिए कैसे बीजेपी जीतने के लिए कैसे वो विधायक खरीदती है, कैसे वो जनता को रोकती है। वो जीत के लिए कुछ भी कर सकती है। अब उनकी चालें देखिए, आप खुद देखिए, जहां पर 55% मुस्लिम बहुल क्षेत्र है वहां पर देखिए वहां वोट नहीं निकलने दिया गया। वहां एक बूथ में, यहाँ बूथ में 900 वोट थे, वहां 9 वोट पड़े। यहाँ 11 वोट थे, वहां 5 वोट पड़े। ये कैसे वोट पड़ने का अधिकार है बताइए? लोकतंत्र की हत्या करी गई है सरकार ने। ठीक है, इसका जवाब भी ले लेते हैं अनिल मिश्रा जी से। अनिल मिश्रा जी देखिए कई तरह के आरोप जो है वो लगते हुए नजर आए, क्योंकि चुनाव से पहले भी बताना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन को पत्र लिखकर भेज दिया था समाजवादी पार्टी ने, जहां पर ये बात कही गई कि भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों में गड़बड़ी कर सकती है।
धोखाधड़ी होगी इस चुनाव में। और ये भी सपा का कहना है कि रामपुर में कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनको मतदान करने से रोका गया है, जो मतदान केंद्र तक ही नहीं पहुंच पाए। पुलिस प्रशासन ये बिल्कुल सही बात है, और हमारे कार्यकर्ताओं को पहले उठा के पुलिस से बंद कर दिया। हाँ, उसी का जवाब दे रहे हैं। मिश्रा जी जवाब दीजिए। जी, मैं अपने समाजवादी साथी से पूछना चाहता हूं कि जब हम लोग ईवीएम हैक कर सकते हैं, तो फिर वोट डालने से किसी को रोकने की हमको क्या आवश्यकता थी? अभी पिछले चुनाव में आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा ये लोकतंत्र की हत्या है सर। ये माननीय मिश्रा जी, ये लोकतंत्र की हत्या है। ईवीएम हैकर बना देते हैं, कभी लोकतंत्र की हत्या ईवीएम का रोना हम लोग कब तक रोकते रहेंगे सर? देखिए जो सच्चाई है सामने, आप देखिए पहले हमारे वहां की मीडिया दिखा रही है कैसे आपकी पुलिस आपके साथ दे रही है। यूपी में उपचुनाव में जनता की दिलचस्पी कम रहती है, मत प्रतिशत हमेशा कम रहता है। अगर 60% से ज्यादा मत प्रतिशत हो जाए तो आप कहेंगे ईवीएम हैक कर लिया है। हम सीटें ज्यादा पा जाए, हम चुनाव जीत जाए तो हम ईवीएम हैकर हो जाते हैं। सोचिए यहाँ पर 55% मुस्लिम आबादी होगी, वहां आप 40,000 जीत रहे हैं। आपका पुलिस तंत्र ने वहां की डीएम ने कैसे वहां कार्रवाई करी है? जहां मुस्लिम बहुल क्षेत्र है वहां पे आप लोगों ने कार्रवाई करी है, वहां के लोगों को बंद किया है, महिलाओं को घर से निकलने नहीं दिया गया। नहीं है समाजवादियों की बातों में अखिलेश यादव जी कहते हैं आपके हाथ में सत्ता का पावर है, चुनाव आयोग आपका है, लोग करने में लगे हुए और कुछ नहीं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं भाजपा की वैक्सीन है, बाद में थूक के चाटते हैं, वही वैक्सीन जाके लगवाते हैं। आपकी बातों को हम क्या माने? आप कल पलट जाएंगे। आनंद मिश्रा जी, अनुराग निगम जी, ठीक है, बातों को इतना बढ़ाने की जरूरत नहीं है सर। देखिए इस तरीके से नहीं, इस तरीके से चर्चा करने का हमारा कोई विषय नहीं है कि इस tariके से बात रखी जाए। ठीक है, आजम खान, ठीक है, आजम खान ने जिस तरीके से बयान दिया और उन्होंने ये कहा है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से अब निष्पक्ष चुनाव करने की मांग जो है वो आजम खान ने यहाँ पर कर दी है। अनिल मिश्रा जी, जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इनको भारत में आस्था नहीं है, भारत के संविधान में आस्था नहीं है, हमारे न्यायालयों में आस्था नहीं है। संविधान की बात तो आप मत करिए, सही है सर, संविधान की बात तो अपना करिए। आप तो लोग देखिए अनिल मिश्रा जी और अनुराग निगम जी डिबेट करने के लिए सर महाराष्ट्र का देखिए, डिबेट नहीं चल रही है, चार महीने पहले उसी रामपुर की जनता ने डिबेट नहीं है सर। अनिल मिश्रा जी अनुराग निगम जी लगातार डिबेट कह रहे हैं कि जो है लोकतंत्र की हत्या हो गई। 4 महीने पहले लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई जब आप जेल में बंद थे और चुनाव जीत करके आ गए। आप ये बताइए, यहाँ पर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में कुछ सोचिए, यहाँ पर 900 वोट वोट पड़ रहे हैं, ये क्या किसका? सुन लीजिए मिश्रा जी, अनुराग निगम जी, सुन लीजिए, अब डिबेट नहीं हो रही है सर यहाँ पर। कैसे हो गई आप बताइए? लोकतंत्र की हत्या कहाँ हुई? नहीं, ठीक है, अगर मतदान करने नहीं जाएगा। अनुराग निगम जी सुनिए सर, सवाल सुनिए, ठीक है, सवाल सुन लीजिए। क्या वो निकल के वोट डाला है? वो सवाल सुन लीजिए, डिबेट नहीं हो रही है यहाँ पे। उनको घर में रखा गया, उनको सिर्फ गर्मी लग रही थी। मिश्रा जी, अनुराग निगम जी ने आपके कामों ने, आपके सिद्धांतों से आपका मतदाता दुखी है। अनिल मिश्रा जी, अनुराग निगम जी, दोनों से ही निवेदन है सर, ये डिबेट नहीं हम करने बैठे हैं यहाँ पर। इस तरीके से बात करने का सर कोई मतलब नहीं है सर। सुन लीजिए, इस तरीके से आजम खान ने ये बात अपनी रखी, उन्होंने बयान दिया जिसमें ये कहा गया कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से निष्पक्ष चुनाव करने की एक बार मांग रखी है यहाँ पर। कितना समर्थन देते हैं भारत की न्याय प्रणाली में आजम खान साहब विश्वास नहीं रखते? इंटरनेशनल कोर्ट में क्यों जाएंगे? पूरे भारत का संविधान को विश्वास नहीं है, भारत की न्याय प्रणाली उन्हें पसंद नहीं है। सीबीआई तक का जो तोता बना रखा है ना आप लोगों ने, सीबीआई तक तोता बना रखा है, उसको बता रहे हैं। ये मतलब देश के संविधान बना रखा है ना आपने। इस तरीके से बात मत रखिए सर, इस तरीके से बात मत रखिए। गंदी मानसिकता है। एक चुनाव हारने पे इतनी बौखलाहट ठीक नहीं है माननीय जी की। अनुराग निगम जी और अनिल मिश्रा जी, इस तरीके से बात मत रखिए कि 2014 से पहले सर आज के भी क्या हालात थे, इसको कोई छुपा नहीं है। जो 2000 चलिए ठीक है, लेकिन इस बात का जवाब दे दीजिए। अच्छा, ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से सर सुनिए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से जिस तरीके से निष्पक्ष जांच करने के, चुनाव करने की मांग जो रखी गई यहाँ पर, इसका समर्थन आप करते हैं यहाँ पर अनुराग निगम जी? आजम खान ने जिस तरीके से माननीय आजम खान जी की बात का ऐसा नहीं है, उनको इंडिया की भी कोर्ट पे विश्वास रखना चाहिए, ऐसा नहीं है। और विश्वास क्या,
उनको अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ही जमानत मिली है, इंडिया की कोर्ट जमानत मिली है, इतने बड़े होने के बाद उनको जमानत मिली है वहां पे, इतने मुकदमे होने के बाद। ऐसा नहीं है, लेकिन जो चीजें वहां पर घटा, जो भी चीजें वहां पे हुई है, 23 तारीख की दोपहर में 3 बजे आप वहां के हमारे समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को वहां की पुलिस ने जेल बंद कर दिया, उनसे फर्जी मुकदमे लगाए गए वहां पर। मेरे पास पूरा मुकदमे चार्जशीट है पूरी, चार्जशीट है पूरी मेरे पास। ठीक है, ठीक है अनिल मिश्रा जी, लेकिन जिस तरीके से बड़े बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं कि चुनाव में गड़बड़ी की गई है, जो रामपुर में कार्यकर्ता थे उन्हें पहुंचने नहीं दिया गया, आप ये प्रशासन का बताइए, गलत तरीके से कोई व्यक्ति बर्बाद करेगा, सड़क पे उपद्रव करेगा, दंगा करेगा, शांति पैदा करेगा, तो या पुलिस अपना काम नहीं करेगी? हाँ, अगर कोई भी व्यक्ति शांति चुनाव में पैदा करेगा, कोई भी इंटेलिजेंट करेगी। नहीं वो तो कह रहे हैं, नहीं एक मिनट, वो तो कह रहे हैं कि हमें सिर्फ रोका गया है। मवालियों से निपटने के लिए पुलिस स्वतंत्र है, और इसी दम पे उत्तर प्रदेश की सरकार हमको बार बार सत्ता में ले आ रही है। उत्तर प्रदेश की जनता बार बार सरकार पुलिसिया तंत्र, आपकी सरकार है, पुलिसिया तंत्र को एक अलग अधिकार दिया गया है, कोई उसके ऊपर कोर्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई सरकार नहीं है, वो अपने आप में ही काम कर रही है। उसको लेकिन जो करेंगे, आपकी पहचान होगी, फोटो जारी होगी, आपका घर गिरेगा, जेसीबी चलेगी, तो उसको आप अपराध करेंगे, इस तरीके से करेंगे तब तो प्रशासन अपना काम करेगा ही। लेकिन सर सुनिए, लेकिन समाजवादी पार्टी का तो यही कहना है कि कार्यकर्ता तो सिर्फ वोट डालने जा रहे थे, लेकिन उन्हें फिर क्यों रोका गया? ये तो जाने दीजिए ना, FIR हुआ है, जांच होगी, सबूत होंगे, गवाही बताई जा रही है, विपक्ष लोकतंत्र की हत्या बता रहा है, वही सही है, जो आजम खान जी कहेंगे वही सही है, और जो पुलिस कहेगी वो गलत है। ठीक है, तो तभी माननीय आजम खान जी ने अपनी बात रखी है, वो रिपोर्टिंग कराने की मांग कर रहे हैं। इंटरनेशनल कोर्ट में अपना भी मुकदमा ले गए होते, माननीय सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा ना दाखिल करते। अगर उनको भरोसा नहीं है भारत की न्याय प्रणाली पे, तो वो भरोसे की बात है, भरोसा पूरा है, ठीक है, लेकिन आपकी सरकार ने, लेकिन ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा सर, ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है अनुराग निगम जी, ठीक है, भारत कल आप आजमगढ़ का देखिए, कल आप आजमगढ़ का नहीं, इस तरीके से बात हम भी कह रहे हैं कि डिबेट नहीं करने देते ना सर, डिबेट नहीं हो रही है, ये तो सिर्फ चर्चा है एक छोटी सी, आप इस तरीके से बात कर रहे हैं जैसे ये डिबेट चल रही हो, ऐसे तो सर समझ नहीं आएगा ना, अगर बीच में इंटरप्ट कर करके बात रखेंगे तो समझ नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है अनुराग निगम जी, कई तरह के बयान जो सामने निकल कर आ रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? शिवपाल यादव का भी बयान सामने आया कल, उन्होंने भी ये बात रखी है कि अब सबको जनादेश को स्वीकार कर लेना चाहिए। जनादेश स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं मैम, हम लोग हार हुई, हम उसको स्वीकार करते हैं, लेकिन जो भी वहां पर घटना घटी, उस 23 जून की जो भी घटना घटी, हम उस पर बात रख रहे हैं कि वहां के लोगों को कैसे वहां पर बौखलाया गया है, वहां की जनता को वोट डालने नहीं दिया गया, आधार कार्ड से वहां वोट डालने दिया जा रहा था, जबकि आपकी इलेक्शन कमीशन ने ही आधार कार्ड को वैलिड करा हुआ है, वहां पर जनता आधार कार्ड लेके जा रही है, उसको मना कर दिया जा रहा है। ये सिर्फ मुस्लिम वाले क्षेत्र में हुआ, जहां पर हमारे यहाँ पर वोटर थे, वहां के लोगों को मना किया गया है। अब वहां के वोटरों को वोट डालने को मिला ही नहीं है। ठीक है, ठीक है अनिल मिश्रा जी, ठीक है अनुराग निगम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो अब चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और बीजेपी ने दोनों सीटों पर जीत दर्ज की। अब इस जीत के बाद आजम खां और योगी आदित्यनाथ की प्रतिक्रिया भी देखने को मिली। अभी हमने आपको सुनाया भी कि किस तरीके से आजम खां और योगी आदित्यनाथ का जो बयान है वो सामने निकल कर आया। इसके साथ ही साथ तमाम तरह के और बातें भी निकल के आई, कई तरह के बयान जो है वो विपक्षी पार्टी की तरफ से दिए गए, जिसमें यह भी बातें रखी गई कि बड़ी गड़बड़ी जो है, एक धोखाधड़ी जो है इस चुनाव में साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर करती हुई नजर आई है, जिस पर अनिल मिश्रा जी बीजेपी से जुड़कर अपनी बात रखे और समाजवादी पार्टी से अनुराग निगम जी ने अपने तर्क रखा और बताया कि किस तरीके से चुनाव में बीजेपी का जो रोल है वो कहां तक सही नजर आया और कहां तक गलत। फिलहाल इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे नए मुद्दे के साथ, तब तक देखते रहिए KKT न्यूज।